जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं। कई देश का दौरा करते हुए अमेरिका पहुंचे हैं। वहां ट्रंप से, जो नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं दूसरी बार, तो उनसे बातचीत हुई। और जब ट्रंप की मौजूदगी में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मुखातिब थे, तो मीडिया ने अडानी से जुड़ा सवाल पूछ लिया। जवाब में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम की बात की और फिर कहा कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं वैसे सवालों पर विचार के लिए इतने बड़े लोग, मतलब भारत का प्रधानमंत्री और अमेरिका का राष्ट्रपति तो बैठेगा नहीं। सवाल का जवाब देने में जल्दीबाजी, और सवाल भी जो पूछा गया था उसका मुकम्मल जवाब नहीं मिला। ऐसी बातें मीडिया में भी आ रही है। सवाल क्या पूछे गए, हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भरे पड़े हैं, तो मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं भारत की, दुनिया की, उसमें एक बड़ा सवाल है कि क्या हो न हो। तो वही सवाल कि वर्तमान परिस्थिति में क्या करें। तो एक विश्लेषण के साथ हाजिर हूं। विश्लेषण डॉक्टर राम कविंद्र का। डॉक्टर राम कविंद्र समकालीन चिंतन से जुड़े हैं। उनकी एक अपनी विचारधारा है, अपनी दृष्टि है। जरूरी नहीं कि आप जो विश्लेषण है, जो बातें कही गई है, जो सवाल है कि वर्तमान परिस्थिति में क्या करें, तो जो बातें सुझाई गई है उससे आप सहमत हों असहमत हों, लेकिन प्रतिक्रिया जरूर देंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे। तो डॉक्टर राम कविंद्र कहते हैं कि आज की परिस्थिति में जब देशवाद के चंगुल में फंस गया है, हमारे सामने दोहरी चुनौती खड़ी है। दीर्घकालिक चुनौती है सर्वहारा क्रांति की दिशा का निर्धारण और उसे करने के लिए जरूरी सांगठनिक तैयारी। इस दिशा में फिलहाल सबसे बड़ा रोड़ा है फांसीवाद का विकास। इस तात्कालिक चुनौती से निपटे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इतिहास का अनुभव हमें सिखाता है कि फांसीवाद एक विश्वव्यापी परिघटना है और साम्राज्यवादी पूंजी के साथ इसके गहरे संबंध हैं। दूसरा सबक यह कि इसके खिलाफ मुकम्मल लड़ाई सिर्फ मजदूर वर्ग के नेतृत्व में ही लड़ी जा सकती है। ऐसा इसलिए कि फांसीवाद की मार सबसे ज्यादा मजदूरों पर पड़ती है और मजदूर वर्ग का नेतृत्व इसलिए भी जरूरी है कि फांसीवाद की पराजय के बाद वह अपना दीर्घकालिक कार्यभार यानी सर्वहारा क्रांति पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा सके। 1923 में फांसीवाद के दौर में मजदूर वर्ग से जुड़े इन दोनों रुझानों का नतीजा हम देख चुके हैं। फांसीवाद की पराजय और कई देशों में क्रांति की जीत। इसलिए उस समय की वस्तुगत स्थिति पर हम गौर करें। उस समय विश्व सर्वहारा क्रांति का आधार क्षेत्र सोवियत संघ मजबूत था। दुनिया भर के क्रांतिकारी आंदोलन को दिशा देने के लिए कमिंटर्न मौजूद था और पूरी दुनिया के नए नए देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का हो रहा था। आज स्थिति बिल्कुल उल्टी है। दुनिया में न तो कोई आधार क्षेत्र बचा है, न विश्वव्यापी साख के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच है और न कम्युनिस्ट पार्टियों की मजबूत स्थिति है। जाहिर है सवाल बनता है, ऐसी स्थिति में हम क्या करें। सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि औद्योगिक मजदूर जाति और धर्म के दलदल में फंसकर शासक वर्ग का आधार बने हुए हैं। किसान की, गरीब किसान भी इस प्रवृत्ति के शिकार हैं और ट्रेड यूनियनवाद के दलदल में धंसते जा रहे हैं। हमें याद करना चाहिए कि यह हमारे देश में कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण का शताब्दी वर्ष है और पार्टी वैचारिक भटकाव का शिकार होकर छोटे बड़े असंख्य टुकड़ों में बिखर गई है। ऐसा क्यों हुआ और क्यों हार गए, ये सब कुछ उदाहरण हैं और ऐसे असंख्य सवाल पैदा करते हैं जिन पर सामूहिक विमर्श जरूरी है। तो मेरा आग्रह है, मेरा नहीं, डॉक्टर कविंद्र जी का आग्रह है, स्वाभाविक रूप से
मेरा आग्रह है, मेरी उनसे सहमति है तो उनकी बातें लेकर मैं हाजिर हूं। तो मेरा आग्रह है कि सभी साथी, खास तौर से जो वाम आंदोलन से जुड़े हैं, उन पर अपना सुझाव दे ताकि हम सीख सके और एक दूसरे को सिखा सके। तो एक सुझाव भी आया डॉक्टर अनिर्बान दास गुप्ता की ओर से। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कॉमरेड त्रिमित्रोव ने फांसीवाद का विश्लेषण करने के लिए एक बहुत ही ठोस रूपरेखा दी है, जो हर समय और हर जगह के लिए उपयुक्त है। और यह अवधारणा है कि फांसीवाद नहीं बल्कि वित्त पूंजी का एक और क्रूर रूप है। जब त्रिमित्रोव ने यह लिखा तब वित्त पूंजी पहले से ही प्रभावित थी, लेकिन इसके लिए किसी बाहर एजेंट की आवश्यकता थी। उस समय इसे मुसोलिनी और हिटलर जैसे यूरोपीय तानाशाहों द्वारा नस्ल और महिमा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। मुसोलिनी ने महान रोमन साम्राज्य की वापसी की भावना से लोगों को आंदोलित किया और हिटलर ने महान आर्यन जाति की भावना भरी। जबकि यह सच है कि भारत में आज का हिंदुत्व और अमेरिकी राष्ट्रीय गौरव नस्लीय सिद्धांत के समान नहीं है, लेकिन फिर भी वे वित्त पूंजी के वाहक एजेंट हैं। पूंजीपति वर्ग हमेशा लोगों को अपने लक्ष्यों के प्रति आंदोलित करने के लिए, अपनी पूंजीवादी नीतियों के साथ जुड़ने के लिए कुछ पहचान की राजनीति का उपयोग करेगा। हमने यह भी देखा है कि कैसे आरएसएस ने अक्सर पूंजीवाद के साथ विरोधाभासों के उभरने पर अपना स्वर नरम कर दिया है। इसलिए आरएसएस को वित्त पूंजी के अधीनस्थ निकाय के रूप में समझा जा सकता है। तो ठीक है, एक विचार है, एक सुझाव है, तो आप भी इसी तरह से सुझाव देंगे और जो हमारे सामान्य दर्शक है, श्रोता हैं, वे भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जरूरी नहीं है कि आप आम विचारों से प्रभावित हों, लेकिन आपके विचारों की समझ का दायरा तो व्यापक होना ही चाहिए। बहरहाल लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।